हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के बारे में कि मायोकार्डियल जो इंफ्रैक्शन है ये क्या होता है, क्या चीज़ें अपने को देखने को मिलती हैं। जो इस्केमिया जो वर्ड था, ऐसा हम समझेंगे कि जो कार्डियक जो टिश्यूज थी उसमें ब्लड की जो सप्लाई थी वह अब्रुप्ट पार्शियली सीज हुई थी, जिसको हमने इस्केमिया बोला था। ऑक्सीजन की कमी हुई कार्डियक टिश्यूज में या मायोकार्डियम लेयर ऑफ हार्ट में। इस कंडीशन को हमने बोला एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, जो एंजाइना पेक्टोरिस थी वो एंजाइना पेक्टोरिस केवल इस्केमिया कंडीशन तक सीमित थी। अब क्या होगा, अब ये होने वाला है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से और न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से पेशेंट की जो कार्डियक जो मसल्स है, ये बात करें मायोकार्डियम जो लेयर है, ये मायोकार्डियम लेयर क्या होने वाली है, डिस्ट्रक्शन स्टार्ट होने वाला है, सेल डेथ स्टार्ट होने वाली है इस मायोकार्डियम लेयर में कंटिन्यू इस्केमिया की वजह से। अब ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर पेशेंट की मायोकार्डियल टिश्यूज जो हैं वो डिस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाती हैं नेक्रोसिस की वजह से। और ये जो नेक्रोसिस वर्ड है इसका मतलब होता है एक्सीडेंटल सेल डेथ। सेल डेथ दो प्रकार की होती है, पहला होता है अपोप्टोसिस, दूसरा होता है नेक्रोसिस। अपोप्टोसिस का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार से सेल एल्डर्स होके, है ना, एल्डर्स के बाद में क्या हो, डेथ हो। नेचुरल सेल डेथ इज अपोप्टोसिस और एक्सीडेंटल सेल डेथ इज नेक्रोसिस। तो यहाँ पे जो होने वाला है ये ऑक्सीजन की वजह से और न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से सेल्स की क्या हो रही है, डेथ हो रही है। किसमें, मायोकार्डियम लेयर में। इसको हम बोल रहे हैं नेक्रोसिस। तो जैसे इस्केमिक डिजीज हमने एंजाइना पेक्टोरिस को बोला, तो नेक्रोटिक जो डिजीज है वो हम मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन को बोल रहे हैं। राइट, ये एक इररिवर्सिबल इस्केमिक हार्ट डिजीज है जिसको दोबारा से ठीक नहीं किया जा सकता। ये लाइफ थ्रेटनिंग है, परमानेंट क्रिएशन करती है। जो मायोकार्डियल टिश्यूज है वहां पे जो अब्रुप्ट जो मायोकार्डियल ब्लड सप्लाई थी उसका सीजेशन होने की वजह से जो मायोकार्डियम लेयर थी उनकी टिश्यूज में जो डिस्ट्रक्शन हुआ, यही तो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। किसकी वजह से हुआ था ये हुआ था नेक्रोसिस की वजह से। जो मायोकार्डियल टिश्यूज हैं उनमें। अब टाइप्स की हम लोग बात करेंगे ना कि जो मायोकार्डियम जो इंफ्रैक्शन है ये कितने टाइप का होता है। बेसिकली हम इसको डिवाइड करते हैं 5 टाइप में। अब जो फर्स्ट टाइप है ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है। और क्यों होता है, ये होता है एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से। जो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है उसका जो प्लग होता है वो अगर रप्चर होता है और वो किसी भी आर्टरी की या स्मॉल ब्रांचेज ऑफ आर्टरीज में क्या हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है। और डिपोजिशन होने की वजह से क्या होने वाला है कि उस पेशेंट में जहां ब्लड जो सप्लाई थी वो ब्लड सप्लाई क्या हो गई है, अब्रुप्ट हो गई है। ठीक है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, टाइप फर्स्ट मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। इसमें हमें एसटी जो सेगमेंट है उसमें एलिवेशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलेगा, ईसीजी में जब हम देखेंगे तो इसमें जो एसटी जो सेगमेंट है उसमें हमें रिलेटिवली जो एलिवेशन है वो चीजें देखने को मिलती है। दूसरा बात करते हैं हम लोग टाइप सेकंड की। टाइप सेकंड जो है रिलेटिवली लेस कॉमन पाया जाता है, बहुत कम चांस में पाया जाता है। और दूसरा हम बात करें कि इसका जो कारण होता है ये मिसमैच होता है सप्लाई और डिमांड में। इसका कारण होता है इंट्राल्यूमिनल कोज नहीं होता, ये नॉन एथेरोस्क्लेरोटिक होती हैं। और इसमें जो मोस्ट कॉमन कोज होता है वो स्पाज्म हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो सकती है ना। एक ऐसा मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन जो डेवलप होता है किसकी वजह से, स्पाज्म की वजह से, आर्टरीज में स्पाज्म की वजह से, सीवियर एनीमिया की वजह से, कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग की वजह से। इसको हम बोलते हैं
टाइप 2 मायोकार्डियल इंफ्राक्शन। तीसरा टाइप क्या है? टाइप 3 मायोकार्डियल इंफ्राक्शन। तो जो टाइप 3 मायोकार्डियल इंफ्राक्शन है, इसको हम कैसे देखते हैं कि इसमें क्या होने वाला है? वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या मोबिच टाइप 2 जो एवी हार्ट ब्लॉक होता है। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा पेशेंट की सडन डेथ। जो पेशेंट है उसकी सडन डेथ हमें इसमें देखने को मिलती है और बायोमार्कर की जो वैल्यूज है इसमें प्रेजेंट नहीं होती है। टाइप 3 में हम क्या समझे कि ये एक ऐसा है जिसमें सडन डेथ होती है। कारण हो सकता है इसका वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या मोबिच टाइप 2 एवी हार्ट ब्लॉक। इसमें बायोमार्कर की जो वैल्यू होती है ना, ये बायोमार्कर की वैल्यू आइडेंटिफाई नहीं होती है। टाइप 4 की हम बात करते हैं तो टाइप 4 जो है, टाइप 4 में हम देखेंगे ये रिलेटिवली जो इंटरवेंशंस होते हैं, कोरोनरी जो इंटरवेंशंस होते हैं उसके कारण होता है। और इसमें हमें देखने को मिलता है कि बायोमार्कर की जो वैल्यू है ये मोर देन 5 टाइम या नॉर्मल से ज्यादा हमें दिखाई देती है। नेक्स्ट है टाइप 5। जो टाइप 5 मायोकार्डियल इंफ्राक्शन है ये रिलेटिवली हमें देखने को मिलता है सीएबीजी वाले पेशेंट में। जो कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग जो पेशेंट होते हैं उनमें हमें देखने को मिलती है। और इसकी जो स्पेसिफिक आइडेंटिफाइड हम कैसे करेंगे कि जो बायोमार्कर की वैल्यू है वो 10 गुना से ज्यादा देखने को मिलेगी, है ना। जो बेसलाइन की जो वैल्यू है उस बेसलाइन वैल्यू से 10 गुना ज्यादा देखने को हमें मिल रही है तो हम क्या समझेंगे? हम समझेंगे कि पेशेंट की जो कंडीशन है वो टाइप 5 मायोकार्डियल इंफ्राक्शन है। राइट। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं? हम नेक्स्ट देखते हैं किसी पेशेंट में टाइप जो थे टाइप 1, 2, 3 और 5, पांचों टाइप हमने देख लिया। अब हम कोज को समझने की कोशिश करते हैं। पहला कोज है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, है ना। मायोकार्डियल इंफ्राक्शन का सबसे महत्वपूर्ण जो कोज है जिसको मोस्ट कॉमन बोलते हैं वो पहला है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। और कोरोनरी आर्टरी डिजीज का मतलब है कि कोरोनरी आर्टरी में ऐसी ऐसी कंडीशन होने वाली है। तो पहला क्या हो सकता है कोरोनरी आर्टरी में? कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस। कोरोनरी आर्टरी में किसी भी प्रकार का थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाना। दूसरा कारण है कि कोरोनरी आर्टरी में एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप हो जाए। कोरोनरी आर्टरी है, इस कोरोनरी आर्टरी में एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप हो जाए। तीसरा है कोरोनरी आर्टरी में एम्बोलिज्म हो जाए। एम्बोलिज्म क्या होगा भाई? एम्बोलिज्म में किसी भी प्रकार से इंटरवेंशन के दौरान क्या हो सकता है? पहला हो सकता है कि वहां एयर इंसर्ट कर जाए। दूसरा बात हो सकती है वहां पे फैट का कोई मॉलिक्यूल जमा हो जाए, जो सर्कुलेशन के साथ अंदर चला जाए और क्या करे वो डिपॉजिट हो जाए स्मॉल ब्लड वेसल्स की। तो क्या होगा? सर्कुलेशन अफेक्ट हो जाएगा। तो फिर क्या मिलेगा हमें? सप्लाई कंप्रोमाइज होने वाली है, अब्रुप्ट कंप्रोमाइज होने वाली है। हो सकता है कि अचानक सीजेशन भी हो जाए, है ना। अगला कारण जो है वो है कोरोनरी आर्टरी का स्पाज्म। हमने पहले पढ़ा कोरोनरी आर्टरी डिजीज। दूसरा कारण है कोरोनरी आर्टरी में स्पाज्म। तो कोरोनरी जो आर्टरी में जो स्पाज्म है ये किन किन कारणों से हो सकता है? पहला कारण है स्ट्रेस। अगर भाई को टेंशन हो रही है ना, बहुत चिंता में रहता है, ऐसा सोचें कि बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल जिंदगी जी रहा है, तो ऐसा कारण होगा कि पेशेंट जो है उस पेशेंट को क्या होने वाला है कि उस पेशेंट को स्पाज्म होने वाला है कोरोनरी आर्टरी में। ठीक है। अब ये जो स्पाज्म होने वाला है कोरोनरी आर्टरी में, अब्रुप्ट होगा ब्लड सप्लाई, पेशेंट को मायोकार्डियल इंफ्राक्शन। दूसरा कारण है कोकेन। तीसरा कारण है निकोटीन, भाई बीड़ी बाज है, सिगरेट बाज है ना।
अगर भाई बीड़ीबाज है, सिगरेटबाज है, ऐसा करता है, मतलब स्मोकिंग कर रहा है, निकोटीन ले रहा है, तो निकोटीन ले रहा है तो भी पेशेंट को क्या होगा, वेजोस्पाज्म होगा। जो ब्लड वेसल्स है ना, ये ब्लड वेसल्स में स्पाज्म देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है वो पेशेंट जो एम्फेटामाइन का सेवन करते हैं, ब्रेन की एक्टिवेटर जो ड्रग्स होती हैं एम्फेटामाइन से रिलेटेड, उन ड्रग्स का सेवन करने वाले पेशेंट में हमें वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलता है, और ये वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन अफेक्ट करता है कोरोनरी आर्टरी को, और कोरोनरी आर्टरी में स्पाज्म जैसी कंडीशन हमें देखने को मिलती है। अगला हम बात करते हैं तीसरा कारण क्या हो सकता है, कोरोनरी आर्टरी डिसेक्शन। किसी भी कारण से कोरोनरी आर्टरी में कट लग जाए, ठीक है, इसको हम बोलेंगे कोरोनरी आर्टरी डिसेक्शन। अगला कारण हो सकता है पीसीआई, परकुटेनियस इंटरवेंशन हो सकता है, या कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग हो सकता है। एनीमिया इसका एक कारण हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड इसका एक कारण हो सकता है, किसी भी पेशेंट में सर्कुलेटरी फेल्योर इसका कारण हो सकता है। सर्कुलेटरी फेल्योर को हम इससे समझ रहे हैं कि पेशेंट को शोक जैसी कंडीशन हमें देखने को मिलती है। ये कार्डियोजेनिक शोक हो सकता है ना, ये हाइपोवोल्यूमिक शोक हो सकता है, कि ऐसा शोक जिसमें सर्कुलेशन क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। तो सर्कुलेशन फेल हो रहा है ना, तो इसका मतलब हम समझेंगे कि पेशेंट में शोक के कारण मायोकार्डियल इंफ्राक्शन हुआ है, राइट। अगला कारण इसका हो सकता है कि हाइपरट्रोफी हो सकती है या कार्डियोमायोपैथी हो सकती है। हाइपरट्रोफी और कार्डियोमायोपैथी का क्या रिलेशन है, देखो हाइपरट्रोफी मतलब शरीर का आकार बढ़ जाना, हाइपरट्रोफी का मतलब होता है साइज में इंक्रीज होना, और कार्डियोमायोपैथी का मतलब होता है कि हार्ट की जो मसल्स हैं, हार्ट की जो लेयर्स हैं, वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए नॉर्मल से ज्यादा। तो क्या होगा, उनको न्यूट्रिशन ज्यादा चाहिएगा, ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा होगी, तो क्या होने वाला है, सप्लाई और डिमांड में मिसमैच होने वाला है। ये जो सप्लाई और जो डिमांड में मिसमैच होने वाला है, ये ही कारण है किसका, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन का। ये कोज थे। अब हम पढ़ेंगे रिस्क फैक्टर्स। देखिए रिस्क फैक्टर और कोज में इतना अंतर हो सकता है कि एक हम समझें कि किसी ने किसी पेशेंट को, या माने कि कोई एक्सीडेंट हुआ है ना, और एक्सीडेंट होता है तो हम देखते हैं कि किसी गाड़ी ने डायरेक्ट किसी को मार दिया, तो हम बोलेंगे कि इसने मारा है, ये तो ये डायरेक्ट कोज हो गया। दूसरा हम समझे कि किसी ने मार के उसको निकल गया, हमें पता नहीं है, लेकिन अब हम ये सोचें कि ये हो सकता है, तो कोज और रिस्क फैक्टर में दो अंतर हैं। दो अंतर ये हैं कि पहला तो कंफर्म है कि इसने मारा है तो ये कोज है, दूसरा हम शक कर सकते हैं कि ऐसा ये कर सकता है, तो ये क्या है, रिस्क फैक्टर्स है। तो रिस्क फैक्टर जो होंगे वो दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है मॉडिफाइबल, दूसरा होता है नॉन मॉडिफाइबल। जिनको हम ठीक कर सकते हैं वो मॉडिफाइबल, जिनको हम ठीक नहीं कर सकते हैं नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल में कौन कौन से होंगे, देखो पहला है स्ट्रेस, दूसरा है पर्सनालिटी, तीसरा है डाइट, ठीक है। ये जो सिस्टमेटिक जो प्रोसेस है, ये जो फैक्टर्स हैं, ये मॉडिफाइबल हैं। देखो डाइट में हम खाने को चेंज कर सकते हैं, पर्सनालिटी में हम पेशेंट को बोलेंगे कि ज्यादा गुस्सा मत किया करो, ठीक है। तीसरा है स्ट्रेस, इस स्ट्रेस को भी हम चेंज कर सकते हैं। तो ये चीजें थी मॉडिफाइबल। और नॉन मॉडिफाइबल क्या हो सकती हैं, नॉन मॉडिफाइबल हो सकती हैं पेशेंट का जेनेटिक मेकअप, एज, सेक्स, रेस, कि पेशेंट अफ्रीकन है, अमेरिकन है, एशियन है, इनको बोलते हैं हम रेस। तो ये चीजें हम चेंज नहीं कर सकते कि कोई पेशेंट अगर मेल है तो हम बता दें उसको फीमेल है, ऐसा नहीं बोल सकते कि फीमेल को हम मेल बता रहे हैं। ऐसा भी नहीं कर सकते कि अफ्रीकन है तो हम उसको एशियन बना देंगे, या एशियन है तो उसको हम अमेरिकन बना देंगे, है ना। तो इसको हम बोलते हैं क्या, रेस। अगली जो है हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। जो पैथोफिजियोलॉजी है उसमें जो पैथोस वर्ड है ये आता है पैथोजेनेसिस से, और पैथोजेनेसिस का मतलब होता है रोग पैदा होना, डिजीज कंडीशन।
और फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि वह प्रोसेस जिसके माध्यम से रोग उत्पन्न हुआ है। तो हम क्या बोले इसको, पैथोफिजियोलॉजी। रोग पैदा होने की जो पूरी जो प्रोसेस है वो पैथोफिजियोलॉजी होती है। तो हम एमआई की जो पैथोफिजियोलॉजी है उसको देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि सबसे पहले हम देखेंगे कोज को, रिस्क फैक्टर को और प्रिसिपिटेटर को। क्या होगा कि कोज है ना, रिस्क फैक्टर या प्रिसिपिटेटर के कारण अगर पेशेंट में सप्लाई डिक्रीज होती है और डिमांड इंक्रीज होती है तो पेशेंट को होने वाला है इस्चेमिया। ये जो इस्चेमिया की जो कंडीशन है, ये चीजें हमें किसके कारण, सप्लाई और डिमांड में डिस्प्रोपोर्शन और मिसमैच के कारण दिखाई देने वाली है। अब कंटिन्यू पेशेंट में क्या रहता है, इस्चेमिया रहता है, ऑक्सीजन की कमी रहती है टिश्यूज में। जो इस्चेमिया की जो कंडीशन थी वो इस्चेमिया की कंडीशन अगर कंटिन्यू रहती है ना, तो ये क्या होगा कि देखो इस्चेमिया है, ऑक्सीजन कम हुई, ऐसा हम सोचते हैं कि इस्चेमिया में क्या होता है, ब्लड सप्लाई कम हुई, ऑक्सीजन कम गई, न्यूट्रिशन कम गए। तो टिश्यूज के पास क्या हुआ, ब्लड की सप्लाई कम होने की वजह से ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन जो थे वो क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। अब कम हो गए हैं तो क्या होगा, अगर कंटिन्यू कम होते रहते हैं ना, तो इस प्रोसेस में क्या होगा कि खाने की कमी की वजह से और ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो मायोकार्डियम की जो लेयर की जो टिश्यूज हैं, जो सेल्स हैं, उन सेल्स का डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाएगा। क्या होना शुरू हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन, उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी। और डेथ होने की कारण वहां पे जो चेंजेस देखने को मिलेंगे वो परमानेंट होंगे, इरिवर्सिबल होंगे। और ये जो डेथ होती है इसी को हम नेक्रोसिस बोलते हैं। तो क्या होने वाला है, होने वाला ये है कि इस्चेमिया हुआ, इस्चेमिया होने की वजह से नेक्रोसिस हुआ और नेक्रोसिस होने की वजह से भाई उस पेशेंट में हमें देखने को मिलेगा अनारोबिक मेटाबॉलिज्म। और जो एनारोबिक मेटाबॉलिज्म है ना, इसमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और इन्फ्लामेटरी सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। तो जो लैक्टिक एसिड होगा वो नर्व एंडिंग को इरिटेशन करेगा, जो नर्व एंडिंग्स हैं उनको इरिटेट करेगा। और क्या होने वाला है, पेशेंट को शार्प पेन होने वाला है, पेशेंट को सीवियर पेन होने वाला है, किसमें, चेस्ट रीजन में। ठीक है, यही हम पढ़ रहे थे कि सीवियर पेन होने वाला है नेक्रोसिस की वजह से किसी भी पेशेंट को, इसी को मायोकार्डियल इंफ्राक्शन बोलते हैं। अब हम देखें कि अगर सबसे पहले जो फर्स्ट में जो नेक्रोसिस की जो प्रोसेस स्टार्ट होती है, इस नेक्रोसिस की प्रोसेस के दौरान हमें कुछ चीजें देखने को मिलती हैं। क्या क्या देखने को मिलता है कि पहले जो 6 घंटे हैं, फर्स्ट जो 6 आवर्स हैं, इसमें हमें इंपॉर्टेंट क्या देखने को मिलेगा कि साइज, एरिया और जो डेप्थ है किसकी, अफेक्ट की, कि कितने क्षेत्र में इस्चेमिया या नेक्रोसिस हुआ है, कितनी कोशिकाएं मरी हैं, कितना एरिया अफेक्ट हुआ है और कितनी गहराई तक कोशिकाएं मरी हैं। अब देखें कि फर्स्ट 6 आवर्स में जो टिश्यूज का जो कलर हमें दिखाई देगा वो कलर होगा ब्लू, और जो सेल्स रहेगी वो हमें स्वलन दिखाई देगी, सूजी सूजी दिखाई देगी। अगले 48 से 72 आवर्स में हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो कलर ब्लू था वो कलर अब ग्रे या येलो हो चुका है। जो इम्यून सेल्स थी उनका इन्फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। अगले 7 से 10 दिन में हमें क्या देखने को मिलेगा, वहां पे ग्रेनुलेशन फॉर्म हो जाएंगे, है ना, ग्रेनुलेशन का फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा उस जगह पे। और 2 से 3 महीनों में वहां फाइब्रस टिश्यूज का निर्माण हो जाएगा। वो जो पूरा एरिया है वहां पे पूरा एरिया में फाइब्रस टिश्यूज पे फॉर्म हो जाएगी। तो इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हमें दिखाई देगा कि पेशेंट की जो कंडीशन थी उसमें एनाटॉमिकल और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आने वाले हैं। देखो मॉर्फोलॉजिकल क्या चेंजेस आएंगे, उसमें चेंजेस आने वाला है पेशेंट में कार्डियक रिमॉडलिंग का,
ऐसे मरीज जिनमें पहले क्या हुआ है, 2 से 3 महीने पहले अगर मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हुआ है तो उस पेशेंट में हमें देखने को मिलेगा कि पेशेंट की जो हार्ट की जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो चेंज हो चुकी है। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें कि क्या देखने को मिल सकता है, उसमें हमें देखने को मिल सकता है पेशेंट में कि वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हमें देखने को मिल सकती है। लेफ्ट वेंट्रिकल की जो हाइपरट्रोफी है, जो साइज है, उस साइज एक साइड में अपने को लंबा या बढ़ा हुआ दिखाई दे सकता है। इसको हम कार्डियक रिमॉडलिंग बोलते हैं कि हार्ट की जो नॉर्मल एनाटमी है ना, यही चेंज हो गई है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, कार्डियक रिमॉडलिंग। ठीक है, और स्पेसिफिक पार्ट जो हुआ है चेंज, इंक्रीज हुआ है साइज में, तो वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। अब क्लिनिकल देखते हैं हम लोग, क्लिनिकल फाइंडिंग्स में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती हैं कि ऐसी कंडीशन जिसमें मायोकार्डियल में क्या क्या चीजें अफेक्ट हुई हैं। तो देखो, जो डिपेंड करता है किस किस के ऊपर, पहला साइट के ऊपर कि मायोकार्डियम की कौन सी जगह इससे प्रभावित हुई है। दूसरा डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर कि मायोकार्डियम की जो लोकेशन है, अपर में हुआ है, लोअर में हुआ है, एंटीरियरली हुआ है, पोस्टीरियरली हुआ है। इंपैक्ट करता है ये एरिया की साइज के ऊपर कि 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, मोर देन 5 सेंटीमीटर है या मोर देन 10 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट ये इफेक्ट करेगा हमें कोज के ऊपर कि क्या कारण रहा होगा। अगली बात करते हैं कि जो वेसल्स जो अफेक्ट हुई है कि लाडा हुई है, LCX हुई है या RCA हुई है ना, ये चीजें अफेक्ट करेगी हमें कि कौन सी वेसल्स अफेक्ट हुई है। तो क्लिनिकल में हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है, पहला हमें देखने को मिलेगा चेस्ट पेन। अब जो चेस्ट पेन था वो एक्यूट होगा ऑनसेट में, सीवियर की कैसी रहेगी, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जैसा देखने को मिलेगा। लोकेशन हमें मीडियास्टिनम देखने को मिलेगी। नेचर जो होगा स्क्वीजिंग पेन होगा, जैसे कोई मुट्ठी बीसते हैं तो स्क्वीजिंग लाइक पेन होगा, बर्निंग जलन जैसा कुछ महसूस होगा, चोकिंग सांस रेस्पिरेशन क्या हो जाएगा, सीजेशन जैसा फील होगा, क्रशिंग पेन होगा और हैवी पेन होगा। रेडिएशन रेडिएटिंग कैसे कैसे फैलेगा पेन, सबसे पहले चेस्ट में जाएगा, नेक रीजन में जाएगा, लोअर जॉ में जाएगा, शोल्डर में जाएगा लेफ्ट में, इसके बाद में अपर आर्म में जाएगा, लोअर आर्म में जाएगा और फिर जो हमारी इंडेक्स फिंगर है, या बात करें हम लोग कि जो रिंग फिंगर है, वहां तक पेशेंट जो पेन है वो क्या करेगा, रेडिएट करेगा। जो पेन है ये क्लासिकल सिम्टम्स होता है किसमें, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में। दूसरा हमें देखने को मिलेगा पेशेंट में हमें जो है वो कंपनसेटरी ट्रेकिकार्डिया या ब्रेडिकार्डिया हमें देखने को मिल सकता है। हमें हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन देखने को मिल सकता है। कुछ कंडीशंस जैसे कार्डियोपल्मोनरी जो साइन होते हैं ना, उनमें हमें कुछ क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती हैं, कफिंग देखने को मिल सकता है, खांसी होगी, टेकी पनिया देखने को मिल सकता है, जल्दी जल्दी सांस लेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिल सकती है, सांस लेने में दिक्कत हमें देखने को मिल सकती है और डिस्निया देखने को मिल सकता है। ये जो हैं ये कंपनसेटरी प्रॉब्लम्स होंगी कार्डियोपल्मोनरी जो हमारी प्रेजेंटेशंस हैं। अगला हमें और देखने को मिलेगा पाल्पिटेशन, हार्ट रेट बहुत तेज धड़केगी, डाइफोरेसिस बहुत ज्यादा कंडीशन में पेशेंट को पसीना आने वाला है, पर्सपिरेशन होगा पेशेंट, इसका कारण है एड्रीनर्जिक स्टिमुलेशन। सीएनएस में क्या देखने को मिलेगा, एनजीएस देखने को मिलेगा, एजिटेटेड देखने को मिलेगा और फीलिंग ऑफ डूम, पेशेंट ऐसा महसूस करेगा कि गए मरने जैसा पेशेंट महसूस करने वाला है, इसको हम बोलते हैं फीलिंग ऑफ डूम। रिलेटिवली जो पेन है या कोज का जो अब्रेंशंस है वो हमें देखने को मिलेगा, यहाँ पे नोजिया वोमिटिंग देख सकते हैं या जीआई का डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिल सकता है। सर्कुलेशन अफेक्ट होगा जिसके कारण इस जो कलर है वो पेल पेलर या साइनोटिक कलर देखने को मिल सकता है, कोल्ड क्लेमी स्किन देखने को मिल सकती है, शोक जैसे सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। पेशेंट को लाइट हेडेडनेस, डिजीनेस, फेंटिंग
है ना। ये चीजें हमें को पेशेंट को सिनकोप जैसा देखने को मिल सकता है, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया देखने को मिल सकता है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन देखने को मिल सकता है, कार्डियोजेनिक शॉक देखने को मिल सकता है, पल्मोनरी एडिमा देखने को मिल सकता है। ये सारे सडन डेथ के कारण हो सकते हैं किसी भी पेशेंट में, ठीक है। ये क्लिनिकल जो मैनिफेस्टेशंस थे वो हमने देखा। अब आएगा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। एक बात समझे हम लोग, हम किसी भी डिजीज का डायग्नोसिस क्यों करते हैं? डायग्नोसिस करने का कारण है कि हम किसी भी डिजीज में कोज को, कंडीशन को और कॉम्प्लिकेशन को असेस करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम उस पेशेंट में डायग्नोसिस इंटरवेंशंस करेंगे, कुछ इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करेंगे किसी भी पेशेंट में हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन से हमें क्या दिखेगा कि हमें जो रिस्क फैक्टर है कि किस कारण से हो सकता है, कोज जो है वो, और प्रिसिपिटेटर जो है वो। तो किसी भी पेशेंट में हिस्ट्री कलेक्शन क्यों करते हैं? कोज को असेस करने के लिए, रिस्क फैक्टर को असेस करने के लिए और प्रिसिपिटेटर को असेस करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हिस्ट्री टेकिंग लेंगे। दूसरा होता है सिस्टेमिक फिजिकल एग्जामिनेशन। जो सिस्टेमिक फिजिकल एग्जामिनेशन हम करते हैं उसमें हम क्या क्या देखते हैं, हम पेशेंट की जो आउटकम्स हैं, जो फाइंडिंग्स हैं, सिस्टेमिक साइन सिम्टम्स जो हैं उनको हम देखते हैं, जो वाइटल साइंस हैं हम उनको देखते हैं, जो बेसलाइन डाटा है हम उसको असेस करते हैं। और इससे हमें क्या देखने को मिल सकता है, हमें देखने को मिल सकता है पेशेंट की कंडीशन। क्या देखने को मिला हमें, पेशेंट की कंडीशन हमें देखने को मिली कि अभी वाइटल साइन सेफर साइड में है या पेशेंट के वाइटल साइन डेंजरस साइड में है, पेशेंट को इमरजेंसी रिक्वायरमेंट है या पेशेंट अभी नॉर्मल कंडीशन में है। तो जो कंडीशन है पेशेंट की, ये कंडीशन हम असेस करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन से। जो सिस्टेमिक जो इफेक्ट होता है उसको हम असेस करते हैं। अब तीसरी चीज हम क्या करेंगे, कुछ इंटरवेंशंस करते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, जैसे ईसीजी। तो ईसीजी में हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा पेशेंट में हाइपर एक्यूट टी वेव। जो टी वेव है वो हाइपर एक्यूट देखने को मिलने वाली है। ये हाइपर एक्यूट हमें केवल विद इन सेकेंड देखने को मिलती है। अगर विद इन सेकेंड में हम ईसीजी कर रहे हैं तो पेशेंट में हमें टी वेव जो है वो हाइपर एक्यूट हमें देखने को मिलेगी, और ये इंडिकेट करती है सीवियर मायोकार्डियल इस्कीमिया को, जो कंटिन्यू ऑन प्रोग्रेस है इंजरी के लिए। इंजरी कंटिन्यू प्रोग्रेसिव है पेशेंट में। दूसरा, हमें विद इन मिनट्स में क्या देखने को मिलेगा कि जो पेशेंट है उसमें विद इन मिनट्स में हमें देखने को मिल रहा है एसटी सेगमेंट में एलिवेशन, कंटिन्यू कॉन्वेक्स अपवर्ड जा रहा है वो, और कंटिन्यू जो कॉन्वेक्स से अपवर्ड जाता है ना, तो हमें टॉम्ब स्टोन अपीयरेंस देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, टॉम्ब स्टोन अपीयरेंस। और ये टॉम्ब स्टोन अपीयरेंस है ना, इसी को हम पार्डी साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्डी साइन। क्या कहलाता है, कॉन्वेक्स अपवर्ड एसटी सेगमेंट का जो टॉम्ब स्टोन अपीयरेंस हमें दिखाता है, और इसी को हम पार्डी साइन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो एसटी सेगमेंट है वो मोर देन 2 mm अफेक्ट होता है, एलिवेट होता है। ये हमें क्या दिखाएगा, ये हमें दिखाएगा कि पेशेंट में कंप्लीट इस्केमिया हो चुका है। नेक्स्ट हम देखेंगे अबनॉर्मल क्यू वेव। देखो, अबनॉर्मल क्यू वेव एक ही कंडीशन में हमें दिखाई देगी, और वो है ओल्ड एमआई। कैसे, अगर ओल्ड एमआई पहले पेशेंट में कभी मायोकार्डियल इंफ्राक्शन हो चुका है और उस कंडीशन के कारण जो परमानेंट वहां पे परसिस्टेंट जो चेंजेस आए हैं, उन परसिस्टेंट चेंजेस के कारण जो प्रीवियस जो एमआई था उसकी जो कंडीशन थी वो हमें दिखाई देगी पेशेंट को ईसीजी की क्यू वेव में, जो एबनॉर्मल नजर आने वाली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में कि ईसीजी के अकॉर्डिंग
है ना, कि जो ईसीजी के अकॉर्डिंग जो एमआई है उसका कितने टाइप में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है एसटी सेगमेंट एलिवेटेड मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, दूसरा है नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेटेड मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। जो एसटी सेगमेंट एलिवेटेड मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन है ना, उसमें हमें देखने को मिलेगा कि ये मोस्ट कॉमन पाया जाता है, ये क्लासिकल कहलाता है। इसमें एसटी जो सेगमेंट है वो एलिवेटेड रहता है, ये एंटायर मायोकार्डियल जो विड्थ होती है उसको अफेक्ट करता है, और इसका कॉज होता है कोरोनरी आर्टरी में थ्रोम्बोसिस होना। ये था एसटी सेगमेंट एलिवेटेड मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। दूसरा होता है नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेटेड मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। इसमें क्या हो सकता है कि किसी भी पेशेंट में एसटी सेगमेंट एलिवेटेड नहीं होता, और जो एसटी सेगमेंट एलिवेटेड नहीं होता है तो क्या होगा, एंटायर विड्थ अफेक्ट नहीं होगी। ये देखने को मिलेगा हमें फीमेल्स में, एल्डर्स में, डायबिटिक पेशेंट में, और जो लेस क्लासिकल पाया जाता है। अगला हम बात करते हैं तो जो लीड होती है उस लीड के बेस पे कौन कौन से टाइप की होती है। पहला होता है एंटीरियर वाल एमआई। एंटीरियर वाल जो एमआई है वो हमें देखने को मिलता है ऑब्स्ट्रक्शन होना लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में। अगर लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग जो आर्टरी है इसमें क्या हो, इसमें ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो जाए, और जो ऑब्स्ट्रक्शन है ना ये V1 पे, V2 पे, V3 पे और V4 पे, है ना, इन वेव्स में हमें दिखाई देता है, जो इन्वॉल्व करता है सेप्टल ब्रांचेस को। दूसरा है पोस्टीरियर या लेटरल वाल एमआई। जो पोस्टीरियर या लेटरल वाल जो एमआई है इसमें जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है वो लेफ्ट सर्कमफेरेंशियल या एलसीएक्स जो ब्रांच है उसमें पाया जाता है, और ये लीड को जो अफेक्ट करेगी V5, V6 और फर्स्ट और AVL। अगला बात करते हैं इंफीरियर वाले एमआई की, जो राइट कोरोनरी आर्टरी के ऑब्स्ट्रक्शन के कारण पाया जाएगा। इसमें सेकंड, थर्ड और AVF इनका अफेक्ट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्डियक मार्कर। जो कार्डियक मार्कर हैं इसमें पहला होता है मायोग्लोबिन। ये मायोग्लोबिन जो है नॉन स्पेसिफिक होती हैं, ये सबसे पहले अपीयर हो जाती हैं, और ये कारण ये है कि सभी मसल्स के द्वारा सीक्रेट होती हैं, तो हम इसको स्पेसिफिक में नहीं लेते हैं, इनका इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं। दूसरा होता है मायोग्लोबिन। जो मायोग्लोबिन होता है ये नॉन स्पेसिफिक होती है, ये भी 2 घंटे में आ जाती हैं और 6 आवर तक रहती हैं। अगला है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन 2 प्रकार का होता है, ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन आई। जो ट्रोपोनिन आई होता है वो मोर स्पेसिफिक होता है, इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है 0.04 म्यू एनजी पर लीटर। अगर ये 2 या 3 या 4 गुना से ज्यादा हो जाए नॉर्मल वैल्यू से तो हम समझेंगे कि क्या है, पेशेंट को मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन है, इसीलिए हम इसको क्वांटिटेटिव टेस्ट बोलते हैं। इसका जो सीरम प्लाज्मा जो लेवल है ये 4 गुना या 3 गुना से ज्यादा हो जाए तो हम बोलते हैं कि पेशेंट को एमआई है, क्योंकि इसमें क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। इसका ऑनसेट हमें 2 से 4 घंटे में देखने को मिलता है। ठीक है, पीक पे ये 24 घंटे में चला जाता है और 7 से 10 दिन तक ये रुका रहता है सीरम में। 7 से 10 दिन तक ब्लड सीरम में ये प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, एक होता है CPK-MB। जो CPK-MB है ये डिटेक्ट होता है 48 आवर्स में। ठीक है, अगला है हमारा जो CPK-MB है ये 2 से 4 घंटे में तो क्या हो जाता है, अपीयर हो जाता है, ऑनसेट हो जाता है, पीक पे 24 घंटे में चला जाता है, और जो ड्यूरेशन है इसका 48 से 72 घंटे होता है। ठीक है, अब और क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं हम, पेशेंट में AST कर सकते हैं, SGOT कर सकते हैं, SGPT कर सकते हैं, LDH कर सकते हैं, लैक्टोज डिहाइड्रोजिनेज कर सकते हैं। हम पेशेंट में CBC कर सकते हैं, RFT कर सकते हैं, LFT कर सकते हैं।
है ना। ये सारी जो जांच है कार्डियक मार्कर के अलावा वो हम कर सकते हैं किसी भी पेशेंट में जिस पेशेंट में क्या हुआ है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हुआ है। ठीक है, अब हम लोग मैनेजमेंट की बात करेंगे तो मैनेजमेंट में हमें क्या देखने को मिलेगा कि हमें सप्लाई तो बढ़ानी है, डिमांड को हमें कम करना है और कॉम्प्लिकेशन को क्या करना है, प्रिवेंट करना है। क्या गोल है हमारे मैनेजमेंट करने के कि पेशेंट की ब्लड की जो सप्लाई है उस ब्लड की सप्लाई को तो हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है, ब्लड जो डिमांड है ऑक्सीजन की उसको हमें डिक्रीज करना है और कॉम्प्लिकेशंस जो है उनको हमें प्रिवेंट करना है। तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। हमने ऑक्सीजन दिया पेशेंट को 4 से 6 लीटर पर मिनट के हिसाब से नेजल प्रोंग के द्वारा या नेजल मास्क के द्वारा। दूसरा होता है नार्कोटिक जो एनाल्जेसिक्स होती है जैसे मॉर्फिन सल्फेट, ये क्या करती है, ये पेन को ठीक करती है, पहला तो है दर्द को ठीक करेगी, ठीक है। दूसरा क्या करती है, ये वैगोटोनिक होती है और वैगोटोनिक है तो O2 के डिमांड को डिक्रीज करेगी, कार्डियक ओवरलोड को कम करेगी। कार्डियक ओवरलोड कम होता है तो क्या होगा, ऑक्सीजन की खपत कम होगी, बर्डन कम होगा, ठीक है। पल्मोनरी एडिमा को अफेक्ट कम करता है, ये डिक्रीज करता है। तो इसमें नर्स का फोकस किस पे रहेगा, नर्स का फोकस रहेगा रेस्पिरेशन पे, SpO2 पे और BP पे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा एक्सट्रीम अफेक्ट हो रही हैं और हमारा गोल है कि इनको क्या किया जाए, नॉर्मल किया जाए। तीसरी जो मेडिसिन हम इसको बोलते हैं थ्रोम्बोलाइटिक, जो थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो चुका है उसको हम क्या करें, तोड़े, ब्रेक करें। तो उसके लिए कौन कौन सी मेडिसिन लेंगे, स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, एल्टीप्लेस, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, है ना। ये जो मेडिसिन है इनका हम यूज कर सकते हैं थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट के बेस पे। अगला है हमें एंटी कोएगुलेंट्स जो हैं उनका यूज कर सकते हैं। एंटी कोएगुलेंट्स दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है ओरल, दूसरा होता है पेरेंट्रल। ऐसी दवाइयां जो ओरली ली जा सकते हैं उनको बोलते हैं ओरल एंटी कोएगुलेंट, जिसमें देखते हैं वारफेरिन सोडियम, कोमोडिन, एसिटामिस्टोल या एपिक्सावेन, ये हमारे हैं ओरल एंटीकोएगुलेंट्स। दूसरा पेरेंट्रल एंटीकोएगुलेंट्स, इसमें आएगा हिपेरिन सोडियम, फ्रैगमिन, एनक्साप्रिन, है ना, डेल्टाफ्रिन, ये जो हैं ये हमारे क्या हैं, ये हैं पेरेंट्रल एंटीकोएगुलेंट। अब एक बात हमें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर पेशेंट हिपेरिन ले रहा है, क्या ले रहा है, हिपेरिन अगर पेशेंट ले रहा है एंटीकोएगुलेंट के रूप में, तो हमें पेशेंट का टाइम टू टाइम एपीटीटी की जो वैल्यू है ना, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, हिपेरिन HA, ए के आसपास जाता है तो एपीटीटी की वैल्यू हम चेक करेंगे हिपेरिन में। अगर पेशेंट क्या ले रहा है, वारफेरिन ले रहा है, क्या ले रहा है, पेशेंट वारफेरिन ले रहा है, तो हम क्या करेंगे, वारफेरिन वाले पेशेंट में हमें देखना है, जो वारफेरिन की जो पेशेंट हैं उनमें हमें देखना है कि पेशेंट की जो वैल्यूज हैं, है ना, उन वैल्यूज को हमें देखना है। और वैल्यूज में क्या देखना है हमें, PT, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, INR, इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो। जो PT का रेशियो होता है वो कितना होता है, 9.6 to 11.8, और INR का रेशियो होता है 1.32 2। अगर इनका 2 से 3 गुना थेरेपेटिक लेवल बढ़ जाता है तो नॉर्मल है। और एपीटीटी जो है वो हम यूज करेंगे हिपेरिन में, और PTINR जो है वो हम यूज करेंगे वारफेरिन में, राइट। अगला है हम और क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं नाइट्रेट्स, एंटीजी, हम ले सकते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स, एंटी लिपिडेमिक एजेंट्स, है ना। इसके अलावा हम लोग ले सकते हैं पेशेंट में एंटी प्लेटलेट ड्रग्स, इकोस्प्रिन वगैरह,
है ना, एस्पिरिन, इकोस्प्रिन। तो ये मेडिसिन जो हम ले सकते हैं किसी भी पेशेंट में जिसको क्या हुआ है, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन हुआ है। अब एक कंडीशन और हो सकती है, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन के बाद में पेशेंट को डिसअरेथमिया की कंडीशन हो सकती है ना। और डिसअरेथमिया की कंडीशन हुई है तो हम पेशेंट को क्या देंगे, एंटी डिसअरेथमिक मेडिकेशंस देंगे। एग्जांपल के लिए बात करें लिग्नोकेन, जाइलोकेन, है ना, ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसी भी पेशेंट में, किसके लिए, डिसअरेथमिया के लिए, लिग्नोकेन या जाइलोकेन। दूसरा होता है सर्जिकल की बात करें, जो सर्जिकल मैनेजमेंट होता है, तो सर्जिकल जो मैनेजमेंट होगा वो हम पहले क्या करेंगे, PCI, परकुटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशंस, ठीक है। जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें परकुटेनियसली क्या करेंगे, इंटरवेंशंस करेंगे। दूसरा है PTCA, परकुटेनियस ट्रांसल्यूमिनर कोरोनरी आर्टरी एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी, ये हम यूज करेंगे किसी भी पेशेंट में जिस पेशेंट में मायोकार्डियल इंफ्राक्शन हुआ है। या ग्लोबल जो डायग्नोस्टिक जो थेरेपेटिक जो प्रोसीजर्स हैं उनमें हम किसका यूज कर सकते हैं, PTCA, परकुटेनियस ट्रांसल्यूमिनर कोरोनरी एंजियोप्लास्टी या एंजियोग्राफी, ठीक है। अब क्या बात करते हैं हम लोग, PTCA कितने टाइप की होती हैं। पहला होता है कोरोनरी एंजियोग्राफी, दूसरा होता है PCI या PTCA, तीसरा होता है बेलिन वल्वोप्लास्टी, नेक्स्ट है एग्जामिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल पाथवेज, मेजर्स ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, ऑक्सीजन सैचुरेशन एट डिफरेंट चेंबर्स ऑफ द हार्ट, कैथेटर इंसर्ट करते हैं हम जो गाइडेड होता है, इसमें वायर होता है, ट्रोकार होता है, इनका हम यूज करते हुए पोर्टल ऑफ एंट्री के थ्रू ये आर्टेरियल साइट से जाते हैं। और जो आर्टेरियल साइट है इसमें मोस्ट कॉमन अर्ली हम फीमोरल आर्टरी का यूज करते हैं, और आजकल हम ब्रेकियल का भी यूज कर सकते हैं, रेडियल का भी यूज कर सकते हैं और अल्नार का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले किसमें करते थे, फीमोरल आर्टरी को यूज करते थे, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग नर्सिंग कंसर्न क्या हो सकते हैं इसके। नर्सिंग कंसर्न की बात करेंगे कि नर्सिंग से रिलेटेड क्या गोल हमारे हो सकते हैं। तो प्री प्रोसीजर कंसेंट हमें लेना है, प्रोसीजर को पेशेंट को एक्सप्लेन करना है, पेशेंट की जो भी एंजाइटी की जो प्रॉब्लम्स है, पेशेंट के जो भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस का हमें रिप्लाई देना है। हिस्ट्री देखनी है, एलर्जी से रिलेटेड हमें हिस्ट्री कलेक्शन करनी है, सी फूड से रिलेटेड, आयोडीन की एलर्जी असेस करनी है, पेशेंट को NPO रखना है, पेशेंट का लवास करना है, लाइफ स्टाइल जो मेडिकेशन से पेशेंट की बेड साइड रखनी है, फ्लश फिलिंग देखनी है पेशेंट की, माइग्रेशन करना है कैथेटर का कि कैथेटर इधर उधर तो नहीं हो रहा है, पेशेंट के पेन का जो लेवल है वो हमें असेस करना है। अगर ड्यूरिंग प्रोसीजर की हम बात करें कि प्रोसीजर के दौरान पेशेंट को हमें क्या देखना है, तो देखना है कंटिन्यू कार्डियक जो पल्मोनरी जो मॉनिटर है उसको हमें कंटिन्यू मॉनिटर करना है। पोस्ट प्रोसीजर में हम क्या करेंगे, वाइटल साइन देखेंगे, है ना, इंसर्शन साइट को चेक करेंगे कि कोई ब्लीडिंग है, कोई हेमेटोमा है ना, या डिस्टल जो सर्कुलेशन है वो अफेक्ट तो नहीं हुआ है। पोस्ट प्रोसीजर में कार्डियो पल्मोनरी जो मॉनिटरिंग है उसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। PCA और PTCA जो है उसमें हम ये सब असेस करेंगे, ठीक है। अब लेजर असिस्टेड जो एथ्रेक्टोमी है ये हम कर सकते हैं, CABG जो है वो हम कर सकते हैं। CABG का मतलब कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, ये किसी भी पेशेंट में हम सर्जिकल अप्रोच कर सकते हैं कि जो ग्राफ्ट है उसको बाईपास से क्या करते हैं, अक्लोडेट करते हैं कोरोनरी आर्टरी में। ट्रिपल वेसल्स डिजीज में इंडिकेशन कौन कौन से हो सकते हैं, MI हो सकता है, TBD हो सकता है, सीवियर IHD हो सकता है। जो ग्राफ्ट लेंगे वो आर्टरी का ग्राफ्ट होगा, और कहां से ले सकते हैं, रेडियल आर्टरी से या इंटरनल मेमोरी आर्टरी से। अगर बाई चांस हमें वेनस ग्राफ्ट लेना पड़े ना तो वेनस ग्राफ्ट हम क्या कहां से लेंगे, ग्रेट सिफेनियस वेन से लेंगे। कहां से लेंगे, ग्रेट सिफेनियस वेन से या लेसर सिफेनियस वेन से, ठीक है। जो लोअर लिम्ब में पाई जाने वाली ग्रेट सिफेनियस वेन है वहां से हम क्या कर सकते हैं, हम ले सकते हैं ग्राफ्ट को। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की, एक्यूट फेज, क्रोनिक फेज। एक्यूट फेज में हम रिसीव करेंगे पेशेंट को,
कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड कर देंगे, ऑक्सीजन हम स्टार्ट कर देंगे, बेसलाइन डाटा असेस कर लेंगे। पेशेंट को आईवी जो लाइन है ये स्टार्ट करनी है, कैथेटराइज करना है पेशेंट को, आईसीयू में 48 आवर्स तक कंटिन्यू मॉनिटर के साथ रखना है। कार्डियोपल्मोनरी जो मॉनिटरिंग है वो कंटिन्यू करनी है, कंटिन्यू पेशेंट को ऑब्जर्वेशन करना है। ये तो एक्यूट फेज की बात कर रहे हैं। दूसरा है पोस्ट एक्यूट फेज। असेस करना है हमें पेशेंट को कि सर्जिकल नीड है या नहीं है। हम असेस करेंगे पेशेंट को रिस्क फैक्टर के लिए और कॉज के लिए। हम प्रिपेयर करेंगे पेशेंट को किसी भी प्रकार के इलेक्टिव प्रोसीजर के लिए। हम पेशेंट की जो मेडिकेशंस हैं वो प्रोवाइड करेंगे, है ना। एक्टिव पैसिव जो मूवमेंट है वो करेंगे, डीवीटी को मॉनिटर करना है हमें पेशेंट का, कैथेटर को रिमूव करना है हमें, ठीक है। और बेड साइड जो कमोड है, एक बात हमें इंपॉर्टेंट याद रखनी है, पेशेंट को चलाना नहीं है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट को मायोकार्डियल इंफ्राक्शन के बाद में ऐसा नहीं देखना कि दर्द तो खत्म हो गया, बोलते कि बाथरूम जाओ वहां कर लो, समझ रहे हो। तो पेशेंट को कभी भी एमआई होने के बाद में पेशेंट को पैदल चलने के लिए नहीं बोलना है। क्या होगा कार्डियक वर्कलोड बढ़ेगा, ऑक्सीजन सप्लाई डिमांड क्या हो जाएगी, मिसमैच हो जाएगी, पेशेंट को फिर एमआई आ गई। तो एमआई पोस्ट एमआई में पेशेंट को डायरेक्ट पैदल चलने के लिए नहीं बोलना है, और वार्ड में तो बिल्कुल नहीं बोलना हमें, ठीक है। और क्रोनिक फेज में हम क्या देखेंगे भाई, क्रोनिक फेज में हमें देखना है कि पेशेंट में डाइटरी पैटर्न देखना है, लाइफस्टाइल को चेंज करना है, हैबिट का मॉडिफिकेशन करवाना है ना, पर्सनालिटी को बोलना है, हमें स्ट्रेस के मैनेजमेंट के लिए बोलना है, फॉलोअप के लिए बोलना है कि भाई वापस भी आना है मिलने के लिए, है ना। नॉलेज देना है डिजीज के बारे में, मेडिसिन के बारे में, और कम्युनिटी में किस प्रकार से ये स्प्रेड हो रहा है इसके बारे में। हमें मॉनिटर करना है पेशेंट के कॉम्प्लिकेशंस को। तो कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन से हो सकते हैं, पहला हो सकता है डिसरिथमिया, कि जो हार्ट की जो रेट है वो क्या हो जाए, इम्बैलेंस हो जाए, रिदम अफेक्ट हो जाए, ले। और क्या हो सकता है, सीसीएफ हो सकता है, कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर, पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, ड्रेसलर सिंड्रोम हो सकता है। इसमें क्या क्या इफेक्ट होंगे, पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो सकता है, प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है, और पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म हो सकता है, शोक हो सकता है, वेंट्रिकुलर रप्चर हो सकता है पेशेंट का। तो ये जो सारी कंडीशंस हमने देखी, ये मायोकार्डियम था, इसमें नेक्रोसिस था, और नेक्रोसिस की वजह से इंफ्राक्शन हुआ। तो मायोकार्डियल इंफ्राक्शन हमने देखा, सारी चीजें हमने देखी, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, ठीक है। कंप्लीट हुआ हमारा मायोकार्डियल इंफ्राक्शन। थैंक यू।